चलो देखो बेटा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, एक वेक्टर का फंडामेंटल है ना। फंडामेंटल में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, स्केलर के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, जितने भी तरीके के वेक्टर होते हैं, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ते हैं। तो किसमें पढ़े थे ये? फंडामेंटल में। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिए। अब जो तीसरा मेजर टॉपिक है आपका वो है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और यकीन मानिए कि रिजोल्यूशन के बाद बस एक ही टॉपिक बचता है और वो है प्रोडक्ट, है ना। मन करेगा तो एक टॉपिक और बता देंगे, लामीज थ्योरम, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और लामीज थ्योरम डायरेक्ट पढ़ लेंगे उसमें, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। किसमें? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। चलिए देखिए, तो जो टॉपिक है हमारा वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक। वेक्टर का रिजोल्यूशन होता क्या है, ध्यान से देखिए। पहले ये समझ लीजिए रिजोल्यूशन पढ़ाई क्यों जाता है। आप खुद सोचिए, मान लिया एक ये कोई खिलौना है, ठीक है, और इस खिलौने में व्हील्स लगी हुई हैं, ठीक। किसी बच्चे के पास है, सबने देखा होगा आपने कि अगर ये इलेक्ट्रिक नहीं है, सेल से नहीं चलती है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें एक ऐसे धागा लगाते हैं, है ना, और उस धागे को पकड़ के खींचते हैं कि नहीं? खींचते हैं ना। धागे को पकड़ के आगे बढ़ते रहते हैं, और ये जो आपकी ये जो टॉय है, ये टॉय इस डायरेक्शन में जाता रहता है। फोर्स इधर लग रहा है, टॉय रोड पे ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना। अगर टॉय रोड पे हॉरिजॉन्टल चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टॉय के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। If there is no force on a body in a particular direction, then there is no change in velocity of that body in that particular direction. अगर किसी बॉडी पे किसी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस बॉडी की वेलोसिटी में उस डायरेक्शन में कभी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता, तो इस डायरेक्शन में इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ये रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे ही रहती, कभी आगे नहीं बढ़ती। इतना तो पता चल गया कि फोर्स लग रहा है ना। बट उस फोर्स को निकालेंगे कैसे हम, कि इधर कितना फोर्स लग रहा है ना। इसी चीज को पढ़ने के लिए, इसी चीज को पढ़ने के लिए हमने आज अपना ये टॉपिक स्टार्ट किया है, और ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन। खुद बताओ तुम, अगर मान ले ये कोई स्लाइडिंग है ये, और इस पे तुमने कोई बॉडी रख दी, अपने आप ऐसे स्लिप करने लगती है कि नहीं? बिना तुम्हारे कुछ लगाए अगर ये स्लिप कर रही है, इसका मतलब तुम्हारे रखते ही उसके ऊपर कुछ लग रहा है। स्लिप इस डायरेक्शन में कर रही है, इसका मतलब अपने आप इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जबकि तुम कुछ लगा नहीं रहे हो। कैसे पता चलेगा क्या लग रहा है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब ये सारी चीजें रिजोल्यूशन से ही पता चल रही हैं, तो ये मान के चलिए कि जहां पे फोर्स इन्वॉल्व होगा
है ना। मोशन का जो आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा 9th में पढ़ा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मोशन का जो एक पार्ट है यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें थोड़ा सा आप बहुत थोड़ा सा, है ना, बहुत थोड़ा सा वेक्टर से बच सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है मोशन इन प्लेन, मोशन इन 3 डायमेंशन, बिना वेक्टर के एक भी सवाल नहीं लगाएंगे हम लोग, एक भी सवाल लगेगा ही नहीं, ना कोई टॉपिक लगाएंगे बिना उसके। उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चालू करेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी अगर फोर्स इन्वॉल्व है तो ऐसा कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा, शायद ही कोई सवाल मिले जहां पे रिजोल्यूशन और वेक्टर ना करना पड़े। हाँ, अगर वो चूजों वाला सवाल लगाएंगे कि F बराबर m में है, a की वैल्यू 3 रख दे, m की वैल्यू 5 रख दे, तो आ गया 15, ठीक है, उसको लगा कि आप पाने बेच पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। देखिए ध्यान से, तो रिजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ये जानने के लिए कि जब फोर्स इधर लगता है तो अपने आप ऐसे कैसे लगने लगता है, जब इस पे हमने कोई फोर्स लगाया ही नहीं तो अपने आप इधर कैसे मूव करने लगी। ठीक है, चलिए इसके लिए हमने किया क्या, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको हमने मान लिया x, ऐसे ही मान लिया, मत मानो x, छोड़ो। ठीक है, ऐसे ही कह दो लाइन OA, लाइन OA, और इसके ऊपर एक वेक्टर लगा है और ये वेक्टर A है, A वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, A वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है A, इसका मैग्नीट्यूड क्या है A। अब ये कहा जाएगा अगर आपको ये जानना है कि इस वेक्टर का ज्योमेट्रिकली अगर जानना है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर कितना होगा, कितना, यानी अगर ये वेक्टर इधर A है तो इसकी वैल्यू इधर कितनी होगी, इस डायरेक्शन में। ये तो यार इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है ना, लेकिन आपको ये जानना है कि इस वेक्टर की वजह से कितनी वैल्यू यहां पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने बॉडी को, ये बॉडी है और इस बॉडी पे ए वेलोसिटी इधर दी है, तो इस बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी इधर होगी। अगर आपने बॉडी पे ए फोर्स इधर लगाया है तो इस बॉडी के पास कितना फोर्स इधर लगने लगेगा अपने आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये देखते हैं, अगर ज्योमेट्रिकली देखना है, जब हम ये कहते हैं कि एक वेक्टर है और हम जानना चाहते हैं कि इस वेक्टर की कितनी वैल्यू इधर वर्क कर रही है, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं, फिजिक्स की टर्म में हम ये कहते हैं कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट इधर है इस डायरेक्शन में। अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि इधर वैल्यू A है तो इसकी कितनी वैल्यू इधर वर्क करेगी, तो इसका मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं कि इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट इधर है। ठीक है, तो लगाएंगे क्या, ज्योमेट्रिकली अगर आपको पता करना है तो उसका तरीका ये कि वेक्टर का हेड पकड़ेंगे, क्या लेंगे, हेड, है ना, और जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए, हेड से लेके जिस डायरेक्शन में चाहिए उधर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। क्या बना देंगे, परपेंडिकुलर लाइन। जब परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे तो इस डायरेक्शन में क्या आपको इतना टुकड़ा मिल गया लाइन का, मिला ना, इतना टुकड़ा मिला कि नहीं।
तो ये जो टुकड़ा है आपका ओसी, ओसी जो होगा ये कंपोनेंट होगा किसका, ए वेक्टर का, लेकिन किधर, अलोंग ओ ए की तरफ, ओ ए डायरेक्शन में ए वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो कौन होगा, ओसी होगा। कौन होगा, ओसी होगा। ज्योमेट्रिकली अगर पता करना हो तो मैथमेटिकली फाइंड करते हैं इसको। मैथमेटिकली अगर फाइंड करेंगे तो क्या कहेंगे इसको, देखो हम देखो कंपोनेंट क्या होता है, आप कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग ओ ए, किसकी डायरेक्शन में, ओ ए, इज कॉल्ड कंपोनेंट। क्या कहलाएगा ये, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ओ ए, अलोंग ओ ए। यानी जब इसका हम कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ज्योमेट्रिकली तरीका क्या बताया, आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाइए, जिस डायरेक्शन में भी निकालना हो, एक परपेंडिकुलर लाइन निकालिए। परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे तो ये टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, यानी यही क्या होगा, इसकी जो लंबाई होगी, लेंथ जो होगी वही इसके कंपोनेंट के बराबर होगी। अब अगर ये ना हो, ये हो, तब ये हो वेक्टर आपका। अब इसका कंपोनेंट कितना होगा इस डायरेक्शन में, तो जब इसका निकालना था तो इसके पास से परपेंडिकुलर लाइन बनाए, अब इसका निकालना तो इसके पास से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। देखो कितना आसान है, देखो बन गई परपेंडिकुलर लाइन। अब कितना आया, इतना टुकड़ा आया ना, तो इस टुकड़े की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, इसके कंपोनेंट के बराबर होगी। अब अगर ये हुआ वेक्टर तब परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, इस पे परपेंडिकुलर लाइन उसी पे बनाएंगे जिधर आपको कंपोनेंट निकालना होगा, जिस डायरेक्शन में। तो हमको इसी डायरेक्शन में निकालना ना, ओए में, तो ये इतना पार्ट जो होगा ये क्या होगा, कंपोनेंट। क्या होगा ये, कंपोनेंट। यानी इस वेक्टर की वो वैल्यू जो इधर वर्क कर रही है। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने ये सीखा कि अगर कोई वेक्टर ये ए है और इसका मैग्नीट्यूड है ए, है ना, और हमें अगर इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट चाहिए तो उसका तरीका क्या है, ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पे, है ना। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये जो ओसी होगा, ये जो ओसी होगा यही क्या होगा, आपका कंपोनेंट होगा, है ना। यही क्या होगा, आपका कंपोनेंट होगा। कौन, ओसी इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ओसी इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का कंपोनेंट ओसी, लेकिन किधर, अलोंग ओ बी, ओ से जो बी वाली डायरेक्शन है इसके अलोंग। अगर मैथमेटिकली करें तब, मैथमेटिकली करेंगे तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये जो ए वेक्टर है ये इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर थीटा एंगल बना रहा है ना, तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, तो ओसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर ये थीटा है, तो थीटा के लिए ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। हाइट एंड डिस्टेंस से हमें ये जानकारी मिलती है कि अगर हमें ये वाला निकालना है और ये वाला दिया है, यानी बेस और हाइपोटेनस का अगर रिश्ता है तो कॉस लगाइए। क्या लगाइए, कॉस।
और जब आप कॉस लगाते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ओसी अपॉन ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, और ओसी इज इक्वल टू हो जाता है ए कॉस थीटा। क्या हो जाता है? ए कॉस थीटा। बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं होगा, सब पहले बताया गया आपको, है ना? बात समझ में आ गई है? आगे बढ़े। अब वो पीछे वाला जो एक निकाले थे हम लोग कि ऐसा कैसे होता है, ये वाला, अगर वो बच्चा यहाँ पे एफ फोर्स लगा रहा होगा, एफ फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ एफ होगा, और वो थीटा एंगल पे इस धागे को लिया होगा, है ना, तो यहाँ क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे आया है, क्या है? देखिए ए है, ए है, तो यहाँ पे ओसी क्या आया है? ए कॉस थीटा। क्या आया है? ए कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, ये एक वेक्टर ले लिया और ये वेक्टर है आपका ए, वेक्टर क्या है आपका? ए, और हम इस वेक्टर की वजह से, इस वेक्टर की वजह से ध्यान से देखिए कहां कहां, इस डायरेक्शन में, 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 इतने डायरेक्शन में हम इसका कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। ये एक वेक्टर है और हम इसका कंपोनेंट इतने डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं। तो अगर इसका कंपोनेंट इतने डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, देखिए इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कि नहीं, तो ये जो टुकड़ा है ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा। अब देखिए इस पे निकालना चाहते हैं तो यहां परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा तो ये टुकड़ा इसका हो जाएगा। इस पे भी निकालना चाहते हैं, ऐसे होगा परपेंडिकुलर, बोलिए, ये इसका टुकड़ा हो जाएगा। इस पे ऐसे होगा, इस पे ऐसे होगा, इस पे ऐसे होगा, हर जगह मिल जाएगा। बताइए अब क्या क्या हुआ, देखिए ध्यान से। जो ये था आपका, ये वाला, इसका जो इधर कंपोनेंट आया वो ये आया, ये जो ये था आपका, इसका इधर जो कंपोनेंट आया वो ये आया है। जो ये है आपका, इसका इधर जो कंपोनेंट आया इधर, वो ये आया है। यहां पे ये आया है, यहां पे ये आया है, और यहां पे ये आया है। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना होगा हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो टुकड़ा मिलेगा वही क्या हो जाएगा? कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्या? आगे का कुछ इस कदर होगा कि अगर यहां थीटा होगा, अगर ये थीटा एंगल इससे बना रहा है, थीटा 1, कितना एंगल बना रहा है? अगर थीटा 1 एंगल बना रहा है तो यहां कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा 1, ए कॉस थीटा 1। ए जो है अगर इससे दूसरे वाले से थीटा 2 बना रहा है तो इधर क्या होगा? ए कॉस थीटा 2। अगर ये इससे थीटा 3 बना रहा है तो इधर क्या होगा? ए कॉस थीटा 3। अगर ये इससे थीटा 4 बना रहा है तो यहां क्या होगा? ए कॉस थीटा 4। अगर इससे थीटा 5 बना रहा है तो यहां क्या होगा? ए कॉस थीटा 5। अगर इससे थीटा 6 बना रहा है तो यहां क्या होगा? ए कॉस थीटा 6। एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, एक दो नहीं। जिस भी डायरेक्शन में आप निकालेंगे उस डायरेक्शन में क्या निकल जाएगा? उसका कंपोनेंट निकल जाएगा। ठीक है ना? ठीक।
और कंपोनेंट निकालते समय बस दो ही चीजें होती हैं। एक, जब कंपोनेंट निकालते हैं तो दो चीजें होती हैं, ए का और कॉस थीटा का प्रोडक्ट। ये है क्या? आप कहेंगे कि ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, विथ दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा होगा उसका लेंगे कॉस थीटा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो एंगल बनेगा उसका कॉस थीटा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना रहता। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ये हुआ कि नहीं बताइए? इसमें कोई दिक्कत है? तो अगर कोई पूछे कि टोटल कितने कंपोनेंट हो जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? कितने कंपोनेंट? इनफाइनाइट, है ना? और जब कंपोनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकली एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्रिकली मिल जाता है। मैथमेटिकली निकालते हैं तब वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और देखते हैं वो उस डायरेक्शन में एंगल कितना बना रहा है, उसका कॉस थीटा लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक वेक्टर के इनफाइनाइटली मेनी कंपोनेंट होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी कंपोनेंट होते हैं। अब देखते हैं कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होते हैं। कौन से कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो एक दूसरे के क्या होते हैं? बोलो जी, एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, है ना? अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपका कि एफ वेक्टर जो है, एफ वेक्टर है, ये है 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन। और एक्स एक्सिस से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ एफ। एफ का कंपोनेंट निकालना है। कहां कहां सुनिए, along द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के along और वाई एक्सिस के along क्या निकालना है? एफ का कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। दिक्कत क्या है देखिए, ये हो गया फोर्स, और ये फोर्स कितने का है? 10 न्यूटन का। कितने का? 10 न्यूटन का। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इससे कितना एंगल है? एक्स एक्सिस से 60 डिग्री। एक्स से 60 डिग्री है तो वाई से कितना होगा? 30 डिग्री। ये कॉमन सेंस है क्योंकि दोनों का एंगल 90 डिग्री होता है। दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब इससे 60 बना रहा है तो इससे 30 ही तो बनाएगा। जब किसी वेक्टर का हमें कंपोनेंट निकालना होता है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे एक्स में निकालना हो चाहे वाई में निकालना हो, तो दो चीजें मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर लिए, कॉस, एंगल कौन सा लेते हैं? अगर आप एक्स एक्सिस के अलाउंग निकालने हैं तो आप देखेंगे कि वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो वेक्टर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है ना, तो यहां cos 60 होगा। अगर आप y का कंपोनेंट निकालना है y की तरफ, तो आप देखेंगे कि जो वेक्टर है y से कितना एंगल बना रहा है, y से कितना बना रहा है? 30। ये होगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब ये cos 30 हो गया, ये cos 60 हो गया। f की वैल्यू है 10।
और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये आ जाएगा 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। f की वैल्यू 10, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 5√3 न्यूटन। इस तरीके से दो आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? दो कंपोनेंट। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तब क्या करेंगे? अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तब क्या करेंगे? अब देखिए x का कंपोनेंट क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बच्चों। जो x का कंपोनेंट है वो क्या होगा? वो ये इतना होगा, ये इतना होगा ना, ये इतना तो होगा, क्यों? और जो y का कंपोनेंट है वो ये इतना होगा। अब ये इतना होगा, ये इतना होगा तो क्या इसके बराबर ये नहीं है? बताइए। तो x का जो कंपोनेंट है आपका, x का जो कंपोनेंट है वो है 10। कितना है? x, f की वैल्यू है 10 और f की जो वैल्यू 10 है उसकी जो x वाला कंपोनेंट आया है, x वाला कंपोनेंट आया 5। कितना है? 5। और y वाला कितना आया है? 5√3। कितना आया है? अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में झांकिए, किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,5√3, 5,5√3, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। यानी अगर कोई वेक्टर x और y के फॉर्म में दिया हो, है ना, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है, ये समझ में आया? अब अगर दोनों का स्क्वायर करें, दोनों का क्या करें? स्क्वायर करें। आप बताइए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं? अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। या ये अगर आप हटाएंगे तो ये अंडर रूट नहीं लगेगा। ये कौन सा फार्मूला है? एडिशन ऑफ वेक्टर का तब जब दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। वही चीज कंपोनेंट से प्रूफ होगी। अब जब कंपोनेंट को लिखा जाता है ना, तो ऐसे कहा जाता है कि जो एफ वेक्टर था उसके दो कंपोनेंट हुए, एक x के लॉन्ग और एक y के लॉन्ग। x के लॉन्ग वाला हो गया i कैप और y के लॉन्ग वाला हो गया j कैप। जब भी किसी वेक्टर को लिखा जाता है ना, तो उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर लगाया जाता है। अब आप कहेंगे ये सब कैसे आप लिख लिए? कोई बात नहीं, देखिए इतना तो आपको पता चला ना कि x के लॉन्ग कितना आया? 5 न्यूटन। तो अगर x के अलॉन्ग 5 न्यूटन आया तो x डायरेक्शन में जो वेक्टर मिला आपको वो मिला 5i। जब भी किसी वेक्टर को लिखते हैं, यूनिट वेक्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं तो हम दो चीजें लिखते हैं। वो वेक्टर लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसकी डायरेक्शन लिखते हैं। उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, उसकी क्या लिखते हैं? डायरेक्शन लिखते हैं। तो x के अलॉन्ग अगर वेक्टर लिखेंगे आप तो पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे फिर डायरेक्शन। x के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर बताया जाता है वो कौन बताया जाता है? i। y के अलॉन्ग कौन बताया जाता है? j। कौन बताया जाता है? j कैप। कौन बताया जाता है? j कैप। अब अगर f वेक्टर का रिश्ता इनसे बनाना है ना, अगर f वेक्टर का रिश्ता इनसे बनाना है तो ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो f का रिश्ता क्या आएगा? f इन दोनों के सम के बराबर होगा। दोनों वेक्टर फॉर्म में, i के फॉर्म में और j के फॉर्म में। और जब ये i और j के फॉर्म में रहेंगे, जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, आप जानते हैं कि ये सब परपेंडिकुलर होते हैं, तो आप 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 और इसका स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा और √3 का क्या होगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 75। 75 और 25 कितना हो जाएगा?
100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10, और आप जानते हैं कि f आपको 10 ही दिया गया था, है ना, समझ में आ रहा है, f आपको कितना दिया गया था 10। वही चीज यहां पे है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपने पढ़ा 2 डायमेंशनल स्पेस में, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। क्या पता चला आपको कि बस 2 कंपोनेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने? सिर्फ 2 कंपोनेंट। एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं? एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कही गई तो एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट होंगे? बस 2। एक अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसी चीज को पढ़ना था हमें, वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ना था हमें, और जो वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ना था हमें वो कहां पढ़ना था? अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिए हो गया। अगर कोई वेक्टर है ए, अगर कोई वेक्टर है ए और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, और इससे अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। कितना बना रहा है? अल्फा एंगल। आपको पता है थीटा और अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये जो वेक्टर होगा ना बेटा आपका, ये जो वेक्टर होगा इसका एक कंपोनेंट इधर होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक कहां होगा? अलोंग द वाई एक्सिस, है ना। ये जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये उस वेक्टर का कंपोनेंट होगा अलोंग द वाई एक्सिस, और ये उस वेक्टर का कंपोनेंट होगा अलोंग द एक्स एक्सिस। इसके बराबरी में ये भी होगा, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और हम लोग जान चुके हैं कि ए वेक्टर आपका होगा कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो ए का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा, कुछ मान लेते हैं, इसको कह लें ओ एक्स। क्या कह लें? ओ एक्स, और इसको ओ आई, है ना। कंपोनेंट क्या होगा? ओ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। बताइए, ओ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्योंकि इससे थीटा एंगल बना रहा है तो कॉस हो जाएगा। ओ आई क्या होगा? ए कॉस अल्फा। तो ओ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा आई। एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होती है वो होती है आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होती है वो होती है जे कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ आई इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा जे कैप, है ना। ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? इसका एक्स कंपोनेंट प्लस इसका वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या हुआ इसका? ए कॉस थीटा आई, और वाई कंपोनेंट ए कॉस अल्फा जे, ए कॉस अल्फा जे। तो किसी भी वेक्टर को जब आप रेक्टेंगुलर पार्ट में ब्रेक करेंगे तो आप उसका एक्स कंपोनेंट लिखेंगे, आई लगाएंगे,
और y कंपोनेंट लिखेंगे j लगाएंगे। ये ध्यान रहे, i वाला i वाले से ऐड होगा, सबट्रैक्ट होगा, और j वाला j वाले से ऐड होगा, सबट्रैक्ट होगा, डायरेक्ट, है ना। बाकी अगर करना है तो आपको देखना पड़ेगा 90 डिग्री है कि क्या है, सब कुछ देखना पड़ेगा। ये हो गया। अब अगर a का मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो, मैग्नीट्यूड, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अगर आपको चेक करना हो तो यहीं से चेक कर लीजिए। देखिए x कंपोनेंट का स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, x कंपोनेंट का स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y कंपोनेंट का स्क्वायर देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, हो गया ना। रूट लगी है यहाँ पे, रूट हम भी लगा दे रहे हैं। ये हो गया a स्क्वायर cos थीटा, ये हो गया a स्क्वायर साइन थीटा, a स्क्वायर साइन थीटा। अब आपको लग रहा होगा यार cos अल्फा है, कहां से फटाक से साइन थीटा आ गया। देखिए कहां से आ गया, इधर देखिए, cos अल्फा, अल्फा और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इसलिए अल्फा की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? और जब आप रखेंगे cos 90 माइनस थीटा तो ये आएगा साइन थीटा। कितना आएगा? साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है और a स्क्वायर आपने कॉमन लिया, a स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 1। अंदर बचा a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा, यही a आ गया, है ना। तो इन तीनों में रिश्ता समझ में आ गया। एक्स आई और वाई जे के फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लेंगे। अब बात आती है डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। क्या चीज? डायरेक्शन। जब डायरेक्शन निकालना होगा तो टेन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टेन थीटा। देखो डायरेक्शन निकालने के लिए अगर हमें पता है कि जो थीटा है, जो ए वेक्टर है, ये थीटा बना रहा है किससे? एक्स एक्सिस से। किससे? एक्स एक्सिस। तो बताइए टेन थीटा बराबर क्या होगा? ऐसा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कौन सा कंपोनेंट है? वाई वाला। कौन सा? वाई वाला। और यहां एक्स वाला। वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, ये आ जाएगा टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा कि हम जो भैया डायरेक्शन बता रहे हैं वो एक्स एक्सिस वाले से बता रहे हैं। इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है कि वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए मेक्स थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो हमने डायरेक्शन बता दी कि वेक्टर एक्स। देखो जब आप कह दोगे कि वेक्टर एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे होगा, ये देखो इतने एंगल पे, तो डायरेक्शन पता चल गई। अब लेंथ मान लिया 20 है तो यहां से 20 यूनिट ले लेंगे, पता चल गया वेक्टर पूरा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इससे हमें यह पता चलता है, देखिए इससे हमें यह पता चलता है कि अगर यहां पे पॉइंट है P, अगर यहां पे पॉइंट है P, तो ये क्या हो जाएगा? A cos थीटा और A sin थीटा। A cos थीटा और A sin थीटा। क्योंकि देखिए ये हमने लिखा है ना, क्या लिखा हमने? cos अल्फा। और अभी हमने बताया cos अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? sin थीटा। बाज लोग ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं। मौलाना साहब लोग कहते हैं ना, बाज लोग ऐसे भी करते हैं वैसे करते हैं।
ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, दोनों आप कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर ये एक वेक्टर ए है और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, रटा रट्टा याद करिए, जिससे थीटा बनाएगा उधर बेचारा कॉस जाएगा और उसके परपेंडिकुलर में साइन, जिससे थीटा बनाएगा उधर कॉस जाएगा और उसके परपेंडिकुलर में साइन। बताना दोनों पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यहां साइन आएगा। कॉस से कहानी शुरू होती है, इसलिए सारी चीजें कॉस में ही लेके चलते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि साइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। इतना याद रखेंगे, जिधर एंगल बनाएगा उधर कौन जाएगा, कॉस, और परपेंडिकुलर में कौन जाएगा, साइन। चलिए, साजिया, वाई कौन जाएगा, कॉस की साइन, वाई पे कौन सा होगा, देखो खाली हाँ में हाँ मिलावट नहीं है, जिससे एंगल बनाएगा उधर कॉस जाएगा और उसके परपेंडिकुलर में कौन जाएगा, साइन। खाली हाँ में हाँ मिलाने बैठे, जी हुजूर, जी हुजूर। ठीक, चलिए, अब चारों डायरेक्शन में लिख के देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने, ये हो गया। ठीक, आपको पता है कि ये एक R1 वेक्टर है जो इससे थीटा बना रहा है और थीटा 1 बना रहा है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये R2 है जो इससे थीटा 2 बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा 2। ये R3 है जो इससे थीटा 3 बना रही है, और ये R4 है जो इससे थीटा 4 बना रहा है। तो सबको हम लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं R1 को, R1 का मैग्नीट्यूड हम मान ले रहे हैं R, कितना, R। एक्स एक्सिस से थीटा 1 बना रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ कॉस, एक्स एक्सिस की तरफ कॉस, तो ये हो गया R cos थीटा 1 और हो गया I कैप, क्या हो गया, I कैप, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस I कैप। अब इससे तो बना लिया cos, अब परपेंडिकुलर में कितना बनाएगा, साइन, कितना बनाएगा, साइन, तो ये हो जाएगा साइन वाला कंपोनेंट, y के अलोंग है इसलिए j हो गया। एक वेक्टर हम कर चुके, एक कर चुके ना, क्या कर चुके, किधर आएगा R1 cos थीटा 1 और इधर आएगा R1 sin थीटा 1। ठीक है, R1 ठीक। इसके बाद R2, जब R2 को देखेंगे, R2 एक्स एक्सिस से कोई एंगल नहीं बना रहा है, किससे बना रहा, Y से, तो Y से एंगल बना रहा, तो Y की तरफ कौन जाएगा, cos, Y की तरफ कौन जाएगा, cos, तो Y में हो गया cos थीटा 2j। इसकी वजह से यहां पे क्या आएगा, R2 cos थीटा 2j, j लगाने की जरूरत नहीं है, Y एक्सिस पे बना दिए ना, यहां पे जरूरत नहीं होती। ठीक, अब इधर क्या बनाएगा, जब इधर cos बनाया तो इधर क्या बनाएगा, साइन, तो इधर क्या होगा, R2 साइन थीटा 2। अब ध्यान देना है आपको, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी तो प्लस आई हुआ, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इधर वेक्टर भी क्या होगा, माइनस होगा। कमर में दर्द हो रहा है? सीधे बैठ जाइए और हाथ तो सही से करके बैठ जाइए। हो गया?
कमर दर्द हो तो बताइए, घर भेज दे। R3 देखिए, ये θ3 है, एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा, तो एक्स एक्सिस की तरफ कॉस जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ क्या जाएगा, कॉस। इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, कॉस आएगा। और ये निगेटिव होगा क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो इधर कॉस बनाए, इधर क्या बनाएगा, साइन। जिससे एंगल बनाएगा उधर कॉस, जिससे एंगल नहीं बनाएगा उधर साइन। तो ये हो जाएगा R3 साइन θ3j। ध्यान रखे रहिएगा कि ये भी निगेटिव y एक्सिस में है ना, तो अगर ये प्लस j था तो ये क्या होगा, माइनस j होगा। तो यहां पे हम लोग माइनस j लेंगे। क्या लेंगे, वही क्वाड्रेंट वाला रूल याद करिए, यहां प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट था ना, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव मिले, इसमें y निगेटिव मिलेगा, x क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। R4 कौन सा, R4, ठीक है। R4 अगर आप करेंगे, R4 y एक्सिस से एंगल बना रहा है तो y की तरफ cos कंपोनेंट होगा, y की तरफ कौन होगा, cos, और उसकी तरफ sin, यानी ये हो जाएगा R4 sin θ4, R4 sin θ4, और क्या लग जाएगा इसके साथ, I, क्योंकि उधर गया है ना इधर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव इधर आएगा, माइनस R sin θ4j। इस तरीके से किसी भी प्लेन में रहे, किसी भी प्लेन में रहे, तो वेक्टर को हम ऐसे क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। डायरेक्शन का पूरा आप ध्यान रखेंगे, है ना, डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखेंगे। अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो I इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये चारों में निकाल लिए, चारों में रिजोल्यूशन कर लिए, ठीक है ना। चलिए, क्या हो गया, अब देखिए आगे, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कुछ डायरेक्शंस, और उसमें क्या देख रहे हैं हम, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। क्या हो गया, साउथ, ठीक। अब देखिए, ठीक है, क्या हो गया, साउथ। अब देखिए, तो अब अगर आपको ये पता करना हो कि ये बीचों बीच में जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी होगी, तो ये जो बीचों बीच वाली डायरेक्शन होगी ये कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट। क्या कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट कहलाई, इसका मतलब ये 45 डिग्री पे, नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच में, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहां जो होगी ये, अगर अच्छे से पढ़ाना तो ये सब मजबूरी होती है पढ़ाना, और किसी वजह से नहीं पढ़ाया जा रहा, सब न्यूमेरिकल में आएगा। थियरी में तो उतना ही है, ए है, ए cos थीटा आ गया, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद उसको लेके पूजा करिए घर पे। अब देखिए ध्यान से, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट। क्या हो गई, साउथ ईस्ट, ठीक है। क्या हो गई, ये साउथ ईस्ट हो गई। ये भी कितने डिग्री पे होगा, ठीक। उसके बाद देखिए, ये जो आपकी हुई ये हो गई नॉर्थ वेस्ट
45 डिग्री पे। कितना? 45 डिग्री। ये जो डायरेक्शन आपकी होगी ये होगी साउथ वेस्ट। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कितने डिग्री पे होगी? 45 पे, है ना? हो गया ये, निकाल लेंगे इसमें, बताइए। अब इसके बाद आपसे ये कहा जाएगा कि एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना रहेगा दो वेक्टर के बीच में, और कहा जाएगा एक वेक्टर है, वो वेक्टर है 20 मीटर टुवर्ड 20 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए फिर इसमें कैसे करते हैं। ये आपकी हो गई ये एक वेक्टर। अगर ये वेक्टर ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, अगर ये वेक्टर यहां पे है और 30 डिग्री पे है, तो ये जो डायरेक्शन हुई ये हुई 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना? थर्टी डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना? ठीक है, ईस्ट से किसकी तरफ गया है? नॉर्थ। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसके बाद ऐसे बना लिए ये और कितना बना लिए? 60 डिग्री। तो क्या होगा? 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर यही यहां बनाए तब मान लिया 40 डिग्री हुआ, तो क्या कहेंगे? 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अगर यहां बनाए तब 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अगर यहां बनाए तब 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा, बोलिए, हो जाएगा ये आपका एक प्लेन। ठीक है, और इस प्लेन में ये दो लाइन, ये ईस्ट हो गई, क्या हो गई? ये
ईस्ट हो गई, ये हो गई वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये सब प्लेन में रहता है। कहाँ रहता है? प्लेन में ही रहता है। ठीक है। ठीक, अब देखो, अब हम परपेंडिकुलर जब बनाएंगे, जब अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात होगी, तो ये आपका होगा अपवर्ड, ये क्या होगा? अपवर्ड, और ये क्या होगा? डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है ना? देखिए, कोई कसर हो तो पूरी कर लीजिए। ठीक, ये होगा अपवर्ड और ये होगा डाउनवर्ड। जनरली हम ईस्ट वेस्ट को आई और जे मानते हैं। तो ये आई हो गया तो ये क्या हो गया? माइनस आई। ये जे हो गया तो ये क्या हो गया? माइनस जे। और इसको हम क्या मानते हैं? इसको अपवर्ड को के, और इसको माइनस के, यानी ये पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाती है और ये निगेटिव जेड एक्सिस हो जाती है। हमेशा इनके बीच में जो एंगल रहता है, ये कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। और ये प्लेन के बाहर है, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, है ना। और बाकी जो दोनों हैं वो ऐसे और ऐसे हैं प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये कहाँ रहेगा? वर्टिकल में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर बोर्ड के प्लेन में बनाना हो, तो ये आपका होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर अपवर्ड कहाँ होगा? फिर अपवर्ड ये हो जाएगा और डाउनवर्ड अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर कोई वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में है 2 यूनिट का तो 2i, अगर कोई नॉर्थ डायरेक्शन में है 3 यूनिट का तो 3j, अगर कोई अपवर्ड है 5 यूनिट का तो 5k। ये हो जाएगा आपका वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये किस में आएगा? 3 डायमेंशनल कंपोनेंट में। किस में आएगा? 3 डायमेंशनल कंपोनेंट में। अभी हम लोग कौन सा पढ़े हैं? 2 डायमेंशनल कंपोनेंट। एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बस कितने होंगे? 2 होंगे, है ना। ठीक है, रेक्टेंगुलर कितने कंपोनेंट होंगे? सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। आई प्यार की रुत बड़ी सुहानी। चलो देखो, एक क्वेश्चन करते हैं और इसमें है क्या? ट्वेंटी न्यूटन है ये, और ये वाई एक्सिस से बना रहा 37 डिग्री, है ना। तो वाई एक्सिस से अगर 37 डिग्री बना रहा है तो यहां से बनाएगा 53। कितना बनाएगा? 53। ठीक है, एक से 37 बनाया, एक से 53 बनाया। आपको हम बताए थे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे कि 37 डिग्री का 53 डिग्री का खास ख्याल करिएगा। 37, 53 और 90 डिग्री ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। 37 के सामने 3 वाली साइड
53 के सामने 4 वाली साइड, 90 के सामने 5 वाली साइड, है ना। ये 37 और ये 53। आप कहोगे कि 53 क्यों बनाए? क्योंकि ये एंगल बड़ा है, इसलिए ये साइड क्या है, बड़ी है, तो ये 4 यूनिट होगी। ये एंगल छोटा है, इसलिए सामने वाला साइड छोटी होगी, 3 यूनिट होगी। ये 90 के सामने वाली क्या होगी, 5 यूनिट होगी। ठीक है। अब देखिए 53, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, f cos 53, f cos 53। 53 के सामने कौन होगी, 4 होगी। कौन होगी, 4। लेकिन cos थीटा में सामने वाली नहीं लेते हैं, सामने वाली sin थीटा में लेते हैं और tan थीटा में, क्योंकि tan थीटा को मतलब होता है परपेंडिकुलर से। तो थीटा के सामने जो साइड होती है वो कौन होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो 53 के सामने जो 4 होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो 4 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे, बेस लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। 5 4 जा 20, ये आ जाएगा 12 न्यूटन। यहां क्या आएगा भाई, 20 cos 37, कितना आएगा, 20 cos 37। अब फिर cos 37 है, cos कभी परपेंडिकुलर को नहीं लेता, cos बेस को लेता है। और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। 37 के सामने 3 होगी, तो 3 परपेंडिकुलर होगी, तो 3 को नहीं लेगा, किसको लेगा, 4 को लेगा। 4 को लेगा तो ये हो जाएगा 4/5। एक आया 16 न्यूटन, एक आया 12 न्यूटन। अगर यही चीज आपको साइन से करनी हो, साइन से करनी हो, तो देखो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इससे एंगल बना रहा है 37, तो इधर कॉस वाला आया, तो इधर कौन आएगा, साइन वाला, f साइन 37। 37 को मतलब होता है परपेंडिकुलर से, f मतलब 20, 37 मतलब 3/5, 5 4 जा 20, 12 आ गया। ये 20 न्यूटन इधर 53 बना रहा है इससे, तो इधर 53 बना रहा है, तो इधर कॉस वाला जाएगा, इधर कौन जाएगा, साइन वाला। तो क्या होगा, f साइन 53, f मतलब 20, साइन 53। 53 के सामने कौन सी साइड होगी, 4 परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर साइन के पास आएगा, तो 4/5, 5 4 जा 16 न्यूटन। तो चाहे वैसे निकालिए चाहे जैसे निकालिए, आंसर दोनों में सेम आएगा। आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है। तो ये थी आपकी रिजोल्यूशन की एक झलक असरफी वाली। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं होता है, बस पूरे फिजिक्स में आता है और कहीं नहीं आता है। ठीक है। ठीक।